जय श्री राम भारतवासियों। वर्तमान भारत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी भारतवासी हैं और हमारे देश में अनेकों समस्याएं रही हैं। और जब से भारत का अस्तित्व है तब से अनेकों समस्याएं प्रत्येक राजनीतिक शक्ति को झेलनी पड़ी हैं। उसमें से एक प्रमुख समस्या है क्षेत्रवाद। भारत का जब भी अस्तित्व रहा है, इतिहास की दृष्टि से देख लीजिए, तो जब भी भारत के अस्तित्व की बात आती है तो उसमें एक समस्या बड़ी प्रमुखता से आती है, वह है क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद जो है कई कारणों से होता है, लेकिन इससे पहले मैं इस समस्या को विश्लेषण करूं, हम क्षेत्रवाद की परिस्थितियों को थोड़ा सा जान लें। भारत में क्षेत्रवाद की जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें सबसे प्रमुख परिस्थिति है भौगोलिक विविधता। भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है। हमारा देश हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और आप सुदूर पश्चिम मेसोपोटामिया से लेकर के ब्रह्मदेश, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, वहां तक भी मान सकते हैं। संपूर्ण दक्षिण एशिया कभी भारत ही था और यह एक सामान्य भौगोलिक पहचान के रूप में है। और इस व्यापक क्षेत्र में भौगोलिक विविधता अनेक स्तर पे है। कहीं मरुभूमि, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं समतल मैदान, यह सब तो विविधताएं हैं। समुद्री किनारा भी है और कहीं वृष्टि छाया भी है। तो यह व्यापक विविधता भौगोलिक स्तर पर रही है। परंतु मुझे आज भूगोल नहीं पढ़ाना और मैं शिक्षा के लिए कोई भी वार्ता बनाता नहीं हूं। मेरी वार्ता का विषय विशुद्ध रूप से राजनीतिक होता है। तो हमारे देश में प्रत्येक राजनीतिक शक्ति को क्षेत्रवाद की समस्या को झेलना पड़ा है और मैं इस समस्या के हल के रूप में मेरा राजतंत्र क्षेत्रवाद की समस्या का हल पे विचार अपने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रवाद कई प्रकार से हैं। तो इस बात को हम स्पष्ट करना चाहेंगे यहां पे कि पहले हम क्षेत्रवाद को समझ लें। हमारे देश में क्षेत्रवाद समय समय पे उभरता रहता है और यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए सदैव संकट का कारण बना है। और इस क्षेत्रवाद के कारण केवल और केवल राजनीतिक शक्तियों को क्षति नहीं उठानी पड़ती, बल्कि राजनीतिक शक्ति वाले लोगों के अतिरिक्त जो सामान्य जन होते हैं, जिन्हें राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य सुख, चैन, शांति, व्यक्तिगत समृद्धि, अपने बच्चों का उत्थान, इन सब विषय पर ध्यान होता है कि वो उन्हें मिले, जिसे साधारण लोग कहते हैं, हम जैसे साधारण लोग। तो वहां पे इस क्षेत्रवाद से उन्हें बहुत कष्ट पहुंचता है। क्योंकि क्षेत्रवाद प्रत्येक राजनीतिक शक्ति के लिए संकट क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक बुद्धि रखता है और चाहता है कि वह कुछ लोगों पे शासन करे, कुछ लोगों को ठगे। शासन करना हमेशा ठगना नहीं होता, अच्छे लोग भी हुए हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्हें जन कल्याण की भावना होती है, जिनमें उन्नति की भावना होती है, उनके लिए क्षेत्रवाद समस्या बन करके उठता है। परंतु जो लुटेरे होते हैं, जो सामान्य रूप से सुख चैन से जी रहे लोग होते हैं, उनके धन संपत्ति को लूटना होता है, उनके लिए क्षेत्रवाद एक राजनीतिक अवसर प्रदान करता है। वो भावनाओं को भड़काते हैं क्षेत्रीयता के आधार पे। और ये आज से नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है जब से भारत का अस्तित्व रहा है। तो समस्या को कुछ पृष्ठभूमि में देख लें। आप जहां से राजनीति की शुरुआत मानते हैं, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। कुछ लोग वैदिक संस्कृति को मानते होंगे। उनके लिए जब से वेदों
की रचना हुई है तब से क्षेत्रवाद है। आर्य अनार्य की समस्या है। मैंने इसीलिए मेसोपोटामिया शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि जो लोग वैदिक रचनाओं को जानते हैं वो मेसोपोटामिया को मानते हैं, और जो लोग आधुनिक इतिहास में वैदिक मान्यता को नहीं मानते हैं कि वेद अति प्राचीन है, वो हड़प्पा संस्कृति को मानते हैं, वो लोग मेसोपोटामिया को मानते होंगे। अच्छी तरह से मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापार संबंधों को जानते हैं, लेकिन दोनों की संस्कृति में व्यापक भिन्नता जानते हैं, जो इतिहास जानते हैं कि व्यापक भिन्नता रही है, और यह भिन्नता क्षेत्रवाद के कारण रही है। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भूमि में, भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भारत से मेसोपोटामिया के बीच का कोई विशेष अंतर नहीं है, आज भी नहीं। लेकिन क्षेत्रवाद केवल राजनीतिक कारणों से पनपता है और पनपाया जाता है। क्षेत्रवाद कई रूपों में प्रकट होता है। मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा उल्लेख भौगोलिक स्तर पे किया। अब राजनीतिक स्तर पे मैं क्षेत्रवाद की बातें बता देता हूं। जिस जमाने में हड़प्पा संस्कृति थी, उस समय का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसलिए केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे क्षेत्रीय भिन्नता, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय भिन्नता नहीं होगी तब तक व्यापार नहीं होगा। व्यापार के लिए क्षेत्रवाद आवश्यक है, और क्षेत्रवाद का ही विस्तृत रूप है राष्ट्रवाद, जो आधुनिक इतिहास में अस्तित्व में आया है, और इसका जन्म यूरोप में हुआ है। आधुनिक समय में राष्ट्रवाद शब्द जो आया है प्रचलन में, नेशनलिज्म, यह यूरोप में शुरू हुआ है, जो इतिहास को जानते हैं। परंतु इस क्षेत्रवाद का अस्तित्व राष्ट्रवाद के रूप में प्राचीन काल से है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक शक्ति लोगों में विभाजन उत्पन्न करके ही व्यापार कर सकता है, और जिसी समय व्यापार की स्थिति आएगी उसी समय कुछ लोग धन का संचय करने वाले अर्थात लाभार्थी, और कुछ लोग शोषित होते हैं। इस मुद्दे को याद रखिएगा। जब मैं क्षेत्रवाद की बात करता हूं तो उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यह होता है कि कुछ लोग लाभ लेने वाले होते हैं और कुछ लोग शोषित होने वाले होते हैं। शोषित और लाभार्थी के बीच का जो संबंध है, यही राजनीति में क्षेत्रवाद और राष्ट्रीयताओं को जन्म देता है। तो भारत में आज से नहीं, प्राचीन काल से क्षेत्रवाद की उपस्थिति रही है। जो लोग प्राचीन मान्यता वाला नक्शा या मानचित्र नहीं मान रहे हैं, वह उस कालखंड में पहुंच जाएं जिस कालखंड से कम आपको नक्शा समझ में आता है। सिंधु गंगा का मैदान वाला भारत, कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक का भारत, उस मानचित्र को अगर ध्यान में रखते हैं तो भगवान बुद्ध के से पहले का भारत ध्यान में आ जाता होगा। वहां भी क्षेत्रवाद था। ईरान के शासक इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो लोग मुख्य रूप से व्यापारी थे, और व्यापार के लाभ के लिए क्षेत्रीय विविधता जरूरी है। कोई भी अगर एक ही तरह के कार्य करेगा तो उसके बीच व्यापार नहीं होगा। कोई पशुपालन करेगा तो कोई कृषि करेगा। ये प्राचीन काल की बात कर रहा हूं मैं। उस समय का व्यापार इसी प्रकार से था। किसी को आभूषण धातु के पसंद है और वहां पर धातु नहीं उपलब्ध है, तो कहीं धातु उपलब्ध है परंतु उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं है, तो भोज्य पदार्थ को लेंगे, और इस दोनों के बीच में जो लेन देन होगा, उस लेन देन को करने में जिसकी रुचि है, वह उन दोनों मौलिक वस्तुओं का अधिशेष के रूप में जमा करते करते दोनों ही प्रकार के संसाधनों अर्थात धातु और अन्न दोनों का संग्रह अपने पास अत्यधिक रख लेगा। यही व्यापार में लाभार्थी है। तो जब भी व्यापार संबंध आते हैं तो क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। अब ये प्राचीन व्याख्याओं को और सैद्धांतिक बातों को बगल में रखते हैं। अब आते हैं आधुनिक भारत में। सैद्धांतिक बातों को मैंने इसलिए कहा
क्योंकि इस बात को समझे बिना क्षेत्रवाद की समस्या पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यद्यपि आधुनिक समय में भी जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भी क्षेत्रवाद था और क्षेत्रवाद का व्यापक लाभ हमारे देश में बाहरी शक्तियों ने और किसी भी राजनीतिक शक्ति ने जो उभरने की कोशिश की राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका लाभ उठाया। और आज भी कोई भी नेता बनना चाहता है तो वह क्षेत्रवाद भड़काता है। मनुष्य को मनुष्य से लड़ाओ तभी तो दो मनुष्य लड़ेंगे तो तीसरे को लाभ होगा। बंदर बांट का खेल करने के लिए क्षेत्रवाद किया जाता है और ये कोई भी नई राजनीतिक शक्ति उभरना चाहती है तो वह क्षेत्रवाद करती है। ये आज के समय में भी हो रहा है। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी आपने देखा कि भारत की स्वतंत्रता में भी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा करके एक दो राजनीतिक देश बन गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। इसका आधार क्या था? क्षेत्रवाद ही था, क्योंकि धार्मिक उन्माद धर्म से बिल्कुल नहीं था। धर्म से होता तो क्या सिंध प्रांत में हिंदू नहीं थे? क्षेत्रवाद था, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान वह भूभाग मांग रहा था। किसी ने इस्लाम पर तो उंगली नहीं उठाई कि भाई इस्लाम रहे, भारत में रहे। किसी ने इस पर सवाल उठाया कि मुसलमान भारत में आ जाए? सवाल उठा? क्षेत्रवाद की वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल है तो वह क्षेत्र हिंदू बहुल है। क्षेत्रवाद यही है, वह जनसांख्यिकी का संतुलन बिगाड़ देता है। भौगोलिक दृष्टि से इसका कोई लेना देना नहीं होता। एक ही क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रवाद होता है, आज के समय भी हो रहा है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक समान भौगोलिक परिस्थिति होते हुए भी क्षेत्रवाद होता है। और ये कुछ लोगों ने यहां तक राजनीतिक बुद्धि वाले व्यक्ति हूं, एक ही गांव में, ये गांव के स्तर पर भी लोग क्षेत्रवादी होते हैं। अगर चुनाव लड़ना हो, जिन्हें नेतागिरी करना हो, ये फलना वार्ड का है, ये फलना वार्ड का है, मेरे वार्ड में क्यों आ गया, इसको चुनाव लड़ने का शौक है, तुम्हारा घर फलना। ये क्षेत्रवाद विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विचारधारा होती है, ये विघटनकारी बुद्धि है, तो ये क्षेत्रवाद है। अब क्षेत्रवाद की समस्या का हल पर मैं विचार करने से पहले क्षेत्रवाद को समझे कि क्षेत्रवाद किस किस स्तर पे होता है। मैंने इसकी व्याख्या शुरू कर दी है। अभी तक मैंने आपको परिचय दिया क्षेत्रवाद और भौगोलिक क्षेत्रों का। एक स्वरूप मैंने बताया, भारत पाकिस्तान का विभाजन भी क्षेत्रवाद ही था। किसी ने इस्लाम का विरोध नहीं किया, किसी ने हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, उन्हें चाहिए था क्षेत्र। जो जो क्षेत्र इस्लाम बहुल है वो उसे चाहिए। आज के समय में भी ये क्षेत्रवाद अनेक रूप में है। कुछ सिख का उदाहरण देता हूं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। हर जिले में, भारत के हर कोने में सिख धर्मावलंबी हैं, तो भी क्षेत्रवाद फिर भी वो क्यों करते हैं? उन्हें लड़कर लेंगे, खालिस्तान हो रहा है। खालिस्तान की मांग क्यों कर रहे हैं? इसमें सिख अस्मिता से कुछ लेना देना है। उन्हें चाहिए क्षेत्र, उन्हें चाहिए क्षेत्र। उनके संस्कृति पे, सिख की संस्कृति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। किसी की धार्मिक चेतना पे प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। किसी की धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता पर प्रश्न नहीं है। किसी को अपनी धार्मिक विविधता की सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्षेत्रवाद की चिंता है। कोई खालिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति भारत के किसी खास भूखंड को मांग रहा होगा, वह उसके अंदर की वह राष्ट्रीयता है, वह क्षेत्र मांग रहा होगा। कभी किसी खालिस्तान ने तमिलनाडु को मांग किया कि मुझे तमिलनाडु में खालिस्तान चाहिए? नहीं। उसे खालिस्तान कहां चाहिए? जहां पर उसकी राजनीतिक रोटी सेक सके। वह खालिस्तान की मांग तमिलनाडु में नहीं करेगा कि मुझे खालिस्तान तमिलनाडु में चाहिए। वह जानता है कि वह उसे क्या चाहिए, एक अलग देश बनाने का, या एक अलग शक्ति बना करके, राजनीतिक शक्ति बन करके हम किस प्रकार से बहुसंख्यक लोगों का शोषण करके कुछ खास लोग राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो सके और धन का संग्रह कर सके। अगर धन की सुविधा हटा दी जाए तो इन्हें क्षेत्र नहीं चाहिए, इन्हें क्षेत्र नहीं चाहिए, कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा।
अगर किसी तमिलियन को तमिल देश चाहिए, तमिलनाडु चाहिए, जैसे देख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध क्षेत्रवाद के जरिए कि हम तमिलियन श्रेष्ठ, हम अलग हैं। इसके अलावा भी आर्थिक कारण भी गिनाए जाते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा आर्थिक रूप से कहेगा दक्षिण के राज्य ज्यादा समृद्ध है, उत्तर भारत के लोग राजनीतिक रूप से शक्ति स्थापित करके हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हम तो उनसे ज्यादा कमाने वाले हैं। यह सब भावनाएं दक्षिण भारत में भी आ रही हैं, या शुरू से हैं, आज से नहीं है। जब भारत का अस्तित्व कर रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ईवी रामास्वामी नायकर ने सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद के जरिए राजनीतिक रोटी सेकने और अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए ही सारा खेल किया, और कोई बात नहीं थी। और राजनीतिक वर्चस्व का सीधा उद्देश्य आर्थिक सफलता प्राप्त करना था, आर्थिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करना होता है किसी भी राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य। और कभी भी किसी भी राजनीतिक शक्ति को उभारने में व्यापारिक समुदायों का अपना हित स्वार्थ जुड़ा होता है, वो स्वार्थ अपना जोड़ते हैं। क्षेत्रवाद की यही भावना है। किसी तमिलियन को अगर कह दिया जाए कि हाँ भाई, आपको तमिलनाडु एक देश तमिलियन संस्कृति तुम्हारा क्षेत्र है, तुमको जमीन नहीं मिलेगा, तमिल संस्कृति मानो, तुम तमिल भाषा बोलो, लेकिन आ जाओ बिहार में। बिहार में नौकरी करने से मना किया है किसी? बिहार भारत देश है क्या? बिहार में, उत्तर प्रदेश में किसी तमिलनाडु के निवासी को नौकरी करने से, रहने से रोका गया है? उसको तमिल भाषा बोलने से रोका गया है? उसको अपना संस्कृति मानने से रोका गया है? नहीं रोका गया है ना। भारत एक है, रह सकते हैं। लेकिन वहां के राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं और राजनीति के पीछे लोग जो होते हैं, जो व्यापारी समुदाय के लोग हैं, उन्हें अपना हित साधना है कि लोगों को मूर्ख बनाओ क्षेत्रवाद के नाम पे। वो पहले संगठित होंगे, किसी को नेता बनाएंगे, फिर वह नेता उन सभी लोगों की भावनाओं को बेच देगा उन व्यापारिक व्यक्तियों के हाथ, जो इन लोगों का शोषण करेंगे, आर्थिक शोषण करेंगे, और सारा धन संग्रह उन खास लोगों के पास होगा। साधारण लोगों को क्षेत्रवाद से कोई लाभ होता नहीं है। तो क्षेत्रवाद की समस्या को दो जगह तो मैंने बता दिया, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रवाद है। और क्षेत्रवाद हमेशा दुहाई देता है संस्कृति की, भाषा की। और संस्कृति और भाषा की बात हो जाएगी, इसके बाद श्रेष्ठता किस चीज की? अगर स्थापित सरकार है, जब से अभी जैसे लोकतंत्र की स्थापित सरकार है, तब लोकतंत्र चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था का तंत्र है, पूंजीवाद का राजनीतिक स्वरूप लोकतंत्र है, इसके कारण वह आर्थिक कारणों को छिपा करके बातें करेगा। सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, जो भारत की स्वतंत्रता के समय से चल रहा है क्षेत्रवाद का फॉर्मूला, उसमें है धार्मिक, या फिर मैं उसे सांस्कृतिक भी कहता हूं, सांस्कृतिक, धार्मिक, इसके बाद भाषाई कारण। यही दो कारण प्रमुखता से भारत में दिख रहे हैं। अन्य देशों में अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन जैसे यूरोप इत्यादि से नस्लवाद इत्यादि होता है, भारत में हाँ कभी कभी नस्लवाद भारत में भी उभरने लगता है। द्रविड़ियन नस्ल, आर्यन नस्ल जैसे कृत्रिम शब्द भी गढ़े जाते हैं भारत में, लेकिन इन सब चीजों को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में ये समस्याएं हैं कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य होता है उन व्यापारिक शक्तियों को जो धन का संग्रह एक स्थान पे करना चाहते हैं, अपने हाथ में करना चाहते हैं, बहुसंख्यक लोगों का शोषण करके धन का संग्रह करना चाहते हैं। वह क्षेत्रवाद भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक शक्तियों को, जिनको रुचि राजनीतिक शक्ति से लोकतंत्र में दलाली करना, यानी जो लोगों को ब्रेन वॉश करके, कैसे भी मैनिपुलेशन करके लोगों को अपने साथ ले आएंगे, राजनीतिक रूप से भड़काएंगे, और उनका संग्रह क्या होगा कि राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाएगी, तो वह वहां के आर्थिक संसाधनों का दोहन करेंगे। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया धातु और खाद्यान्न को लेकर के, जो प्राचीन काल में चलता था, आज के समय में लोगों का श्रम, प्राकृतिक संसाधन, हर स्तर पे शोषण किया जाएगा विविधता के आधार पे। जैसे कि थोड़ा सा इसको कर दे, जैसे दक्षिण भारत के लोग समुद्री व्यापार से जुड़े, समुद्री
क्षेत्र ज्यादा उससे सट रहा है। इसके अतिरिक्त खनिज संसाधन भी उसके पास है, जिससे आर्थिक समृद्धि पे विभिन्न प्रकार से यह बहुत व्यापक विषय है क्षेत्रवाद। लेकिन इसको फिर इस पर आर्थिक कारणों को थोड़ा सा देख ले कि अगर राजनीतिक रूप से वो संग्रहित कर लेते हैं, अगर वो तमिलनाडु की मांग कर रहे हैं, तमिल भाषा और हिंदी भाषा का विद्रोह करके वो केवल कुछ लोगों की भावनात्मक मूर्खता का लाभ उठा करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके बाद जब वह राज सत्ता में प्राप्त हो जाएंगे तो आर्थिक दोहन करेंगे वहां के ही लोगों को, वो भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों को नहीं। क्षेत्रवाद यही करता है कि जहां वह पनपता है वहीं के लोगों का शोषण करता है क्षेत्रवाद। अब ये तो मैंने 2-3 उदाहरण, खालिस्तान का उदाहरण, तमिलनाडु का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र में भी मराठी मानुष और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का विरोध, जबकि वहां भी हिंदी भाषा के नाम पर भी विरोध करेगा, लेकिन वहां के लोग भी हिंदी खूब बोलते हैं। महाराष्ट्र का पूरा फिल्म इंडस्ट्री तो भाई हिंदी भाषी लोगों के दम पर चलता है। हिंदी भाषा का शोषण, भाषा वाले ही लोग उनकी फिल्में देखते हैं, और सबके सब मराठी ही तो नहीं व्यापार करते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ राजनीतिक शक्ति वाले और कुछ व्यापारिक संघ जो हैं सक्रियता दिखाते हैं, और उन्हें गुजरातियों से भी चीजें, क्योंकि मुंबई में जाके गुजराती ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, और इस दोनों जगह पर भी आर्थिक शोषण का ही जो मामला है फिट बैठता है। तो क्षेत्रवाद इसीलिए वहां महाराष्ट्र में भी है। आप एक चीज देख सकते हैं, बिहार में कभी क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रवाद नहीं दिखेगा। बिहार में क्षेत्रवाद दिखता है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड का विभाजन हुआ था क्षेत्रवाद के नाम पे, क्योंकि झारखंड में खनिज संसाधन ज्यादा है। वहां के साधारण लोग का कोई आर्थिक उत्थान नहीं हुआ, आदिवासियों का कोई उत्थान नहीं हुआ, लेकिन व्यापारिक शक्तियों ने झारखंड का विभाजन करके सारे के सारे संसाधनों पर आधिपत्य जमा लिया। और उत्तर भारत के लोगों के हाथ में क्या मिला? तो उत्तर भारत के नेता लोग क्या है, फेलियर हो गए। उन्हें लंबे समय से संसाधन बनता है दक्षिण में, झारखंड में संसाधन है और उसको खपत किया जाता है बिहार में। दक्षिण बिहार में क्या नहीं संसाधन है, गिट्टी है, कोयला है, सब कुछ है। लेकिन उत्तर बिहार में सब, जैसे झारखंड से बिहार प्रांत में ठेकेदारी मिलती है, बीच में व्यापार होता है। तो ये कंपनियों को फायदा हो, यानी व्यापारिक संस्थाओं को फायदा उठाने के लिए बिहार का विभाजन हो गया। अगर और ज्यादा क्षेत्रवाद को देखा जाए तो अभी के समय में दक्षिण बिहार, गंगा के दक्षिण का बिहार और गंगा के उत्तर का बिहार, इसको लेकर के भी राज्य स्तर पर क्षेत्रवाद किया जाता है। मैंने क्षेत्रवाद को कहा ना कि गांव में भी 2 जगह पर क्षेत्रवाद हो जाता है। एक ही गांव के अलग अलग वार्ड में भी क्षेत्र है, ये उत्तर तरफ का वार्ड है, ये दक्षिण तरफ का वार्ड है, ये पश्चिम। इतना क्षेत्रवाद कभी भी कुछ लोगों के राजनीतिक सोच का आधार होता है। तो क्षेत्रवाद को आपने बड़ी गंभीरता से सुना, और यहां तक आपने देखा कि क्षेत्रवाद विशुद्ध रूप से कुछ लालचियों का, जिसे राजनीतिक लालसा होती है और जिसे कुछ लोगों का आर्थिक शोषण करना होता है, उन लोगों के लाभ के लिए फैलाया गया एक भ्रम है क्षेत्रवाद। उसका वास्तव में आम जनता के हित से या आम जनता की भावना से तो संबंध होता है, परंतु उनके हित से कोई संबंध नहीं होता है। क्षेत्रवाद हमेशा भावनात्मक शब्दों का ही प्रयोग करता है, व्यवहारिक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करता है, और ये किसी भी स्थापित राजनीतिक शक्ति के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जो स्थापित राजनीतिक शक्ति होती है उसको कभी भी क्षेत्रवाद स्वीकार नहीं होता। न राजतंत्र के जमाने में होता था, न ही सामंतवाद के युग में हुआ है, और न ही कोलोनिज्म के यानी कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के जमाने में उपयोगी था, और न ही आज लोकतंत्र के जमाने में जब भारत में संघीय लोकतंत्र स्थापित है, तब भी जो सत्तासीन व्यक्ति है या सत्तासीन और जो लाभ उठा रहा है, व्यापारिक संस्थाएं, जो व्यापारिक संस्थाएं लाभ उठा रही हैं, उनके हित में बिल्कुल नहीं है। और जो लाभ उठाना चाह रही हैं वह क्षेत्रवाद को भड़काती हैं। जो लाभ उठाना चाह रही हैं वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं, और जो लाभ उठा रही हैं वह क्षेत्रवाद का विरोध करती हैं। क्षेत्रवाद का यही अस्तित्व है, और इसके चक्कर में साधारण लोग जो सुख शांति से जीना
अपना जीवन सफलतापूर्वक जीना चाहते हैं और साधारण लोग अपने परिवार के सुख सुविधा में प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को बड़ी असुविधा होती है क्षेत्रवाद के कारण, उनके जीवन यापन में कठिनाई आती है। तो अब मैं और मेरा राजतंत्र में की श्रृंखला में यह मैं हल बताने वाला हूं कि मेरे राज्य तंत्र में क्षेत्रवाद की समस्या का हल किस प्रकार से होगा। मैंने पिछली वार्ता मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना में बताया था, जो पीछे मानचित्र भी आप देख रहे हैं, किस प्रकार से भारत को अलग अलग डोमेन में बांट करके मैं रखूंगा। इसका आधार अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होंगी और प्रत्येक डोमेन जो होगा उसका आधार क्षेत्र, जनसंख्या, भाषा, भौगोलिक विविधता नहीं होगी। विशुद्ध रूप से वह केवल और केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक डोमेन होगा और कोई भी नागरिक अपनी कोई विशिष्ट पहचान नहीं रखेगा। और समस्या तो मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे लोकतंत्र स्थापित है और जो लोकतंत्र के अधिपति हैं वो नहीं चाहते कि किसी क्षेत्र में क्षेत्रवाद फैले, क्योंकि जो उनकी स्थापित औद्योगिक व्यवस्था या व्यापार तंत्र है वह डगमगा जाएगा, पूंजीवादियों का व्यापार तंत्र, इसलिए वो क्षेत्रवाद का कभी समर्थन नहीं करते। मैं भी क्षेत्रवाद का समर्थन नहीं करता, लेकिन आम जनता की सुख सुविधा के लिए मैं क्षेत्रवाद का समर्थन नहीं करता। तो मेरे राजतंत्र में क्षेत्रवाद का कोई अस्तित्व नहीं होगा। आपकी संस्कृति जो है माने, आप तमिल की संस्कृति है माने, आप महाराष्ट्र के मराठी मानुष की बात करते हैं, आप भाषा माने, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से सिर नहीं उठा सकता मेरे राजतंत्र में। और कोई भी व्यक्ति यदि वहां के लोगों को भाषा के आधार पर भड़काने की कोशिश करेगा, स्वाभाविक है मैं राजतंत्र की बात करता हूं, यानी मेरी सत्ता को चुनौती देगा, यानी मेरी राज्य व्यवस्था को, यानी मेरी सत्ता को चुनौती देगा। तो मैं लोकतंत्र की तरह वोट का तो लालची हूं नहीं, मुझे वोट का तो लालसा है नहीं, मुझे तो किसी जनता से वोट नहीं लेना, मुझे तो मेरी प्रजा से मतलब है, जनता से नहीं। और जनता और प्रजा में क्या भेद होता है मैं पिछली वार्ताओं में स्पष्ट कर चुका हूं। तो अब मैं बता रहा हूं समस्या का हल। प्रत्येक डोमेन में मेरी एक राजकीय भाषा और वहां की एक भाषा व्यवहार में जो चलता है स्वीकार्य होगा। बस दो ही भाषा। और कोई व्यक्ति को बात करनी है तो भाई अगर कोई विदेशी आ गया, वो भाषा नहीं आती, तो भाई हमारे यहाँ इतने सारे पढ़े लिखे लोग दुभाषिया का काम करने के लिए नौकरी, भाई दुभाषिया का काम करेगा, वो पैसा लेगा, उसको आर्थिक सफलता ना मिलेगी। मैं तो अपनी प्रजा का सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा, तो पैसा कहीं से भी आ जाए, हमारी जो प्रजा है खुशी से कमाए। भाई हमारे यहाँ आए हो, या तो तुम भाषा सीख लो, अब भाषा नहीं सीख सकते तो पैसा दे दो, नहीं तो आजकल दुनिया में इंटरप्रेटर मशीन है। हम कह दिए कि हम संचार तंत्र को तो बहुत कंट्रोल करेंगे अपनी मेरे राज्य की विदेश नीति में कि मैं इंटरनेट और संचार को बहुत कंट्रोल में रखूंगा। तो स्वाभाविक है कि मेरे लोग जो दो भाषा जानते हैं वो इंटरप्रेटर का काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, स्पष्ट रूप से आर्थिक लाभ होगा। तो क्षेत्रवाद की समस्या का हल राजतंत्र में तो ऐसे ही हो जाता है। अगर कोई क्षेत्रवाद की शक्ति को भड़काना चाहेगा भी, जैसा कि आप लोग को लगता है कि साधारण लोग क्षेत्रवाद नहीं भड़काते, साधारण लोग को अपनी सुख सुविधा चाहिए, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, वह मेरा विरोध तो करेंगे। ऐसा होता है, मैं भी तो आखिर लोकतंत्र का विरोध कर रहा हूं, तो मेरे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तभी तो मैं लोकतंत्र का विरोध करता हूं। तो जिसके अंदर मेरे विरुद्ध काम करने की इच्छा होगी तो वो मेरी आलोचना करेगा, स्वाभाविक है कि आलोचना करेगा। तो मैं तो वही करूंगा जो राजा करता है, उसे पहले बुला लूंगा पकड़ के, पहले बहुत प्यार से समझाऊंगा आपकी व्यक्तिगत समस्या क्या है। अगर कोई हो सकता है कि व्यक्तिगत कारणों से दुखी है तो उसकी व्यक्तिगत समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत समस्या उसकी कुछ नहीं है, वह विशुद्ध रूप से आर्थिक लाभ उठाना चाह रहा है, आर्थिक शोषण करना चाह रहा है राजनीति, जैसे कि मैंने व्याख्या की,
क्या अभी लोकतंत्र में हो रहा है, तो उस समस्या के लिए सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, मेरा प्रजातंत्र खो दे रही हो, और मेरा प्रजातंत्र खो देने पर आपके पास क्या क्या सुविधाएं होंगी, यह उत्तर आप जानते हैं। जो मेरी प्रजा नहीं, वो मेरी जनता है, वो मेरी प्रजा का नौकर है। जो मेरा विरोधी है, वो मेरी प्रजा नहीं, वो जनता है, अर्थात मेरे प्रजा का नौकर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षेत्रवाद, भाषा, संस्कृति, नस्लवाद या किसी भी रूप में क्षेत्रवाद पनपा किसी के मन में, उसे सीधे के सीधे में प्रजा का नौकर बना दिया जाएगा, और मेरी प्रजा का नौकर बना दिया जाएगा, और फिर मेरे प्रजाजन की पूरा अधिकार होगा कि उसे किस तरह का काम ले। अगर लॉटरी खेल लेंगे, समझ जाइए उसकी किस्मत लॉटरी लग गई उसकी, किसी मेरा कोई प्रजा किसानी कर रहा है, मेरी प्रजा कोई है जिसको किसानी करने का रुचि है, कृषि कर रहा है, उसके हत्थे चढ़ गया तो खेत में मजदूरी करवाएगा, उससे खेत का काम करवाएगा। किसी उद्योगपति के हाथ में लगे, जैसे कोई उद्योग धंधा कर रहा है जिससे, तो वो अपने उद्योग में उसे मजदूरी करवाएगा। प्रजा तो मजदूर ही होगी, प्रजा तो मजदूर नहीं होगी, वो जनता जो है वो मजदूर ही है, उसके अधिकार न्यून है। प्रजा को तो बच्चा भी पैदा करना है, और प्रजा को सॉरी जनता को अगर बच्चा भी पैदा करना है तो वो मेरी प्रजा से परमिशन लेगा, यानी अपने स्वामी से परमिशन लेगा, बच्चा पैदा करें कि ना करें। जी हाँ, कहिएगा जनता मतलब गुलाम ही होता है, प्रजा मतलब गुलाम नहीं होता है, जनता मतलब गुलाम ही होता है। आज भी आप लोगों की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी है क्या? न्याय मांगना, हर काम में पैसा देना पड़ता है। तो राजतंत्र में तो मैं पैसा की बात करता नहीं हूँ, जनता के पास पैसा तो रहने नहीं दूंगा मैं। एगो पैसा नहीं जनता के पास होगा, पैसा वैसा प्रजा का काम है, जनता के पास उसका केवल शरीर होगा और कुछ नहीं होगा। फिर उसका स्वामी जो मेरी प्रजा होगी, उसे जैसा काम ले, उसकी मर्जी। जिस समय, और मैंने बताया जो मेरा समर्थक है वही मेरी प्रजा है, जो मेरा विरोधी है वो जनता है, और जो मेरा विरोधी है उसके मेरे प्रजाजन जी भर के कुटाई कर सकते हैं। मेरा समर्थन नहीं करेगा उसको मैं न्याय दूंगा? मैं कोनो व्यापारी हूं, ये पैसा दो और न्याय लो? राजा व्यापारी तो है नहीं, राजतंत्र में राजा व्यापारी नहीं होता, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि बन के काम करूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। किसी भी काम के लिए राजा थोड़ी पैसा मांगता है, वो तो शासन करेगा। तो फिर समस्या होगी कि क्षेत्रवाद करने वाले की समस्या का समाधान यही है कि जी भर के कुटाई खाएगा, वो मेरे किसी प्रजा के यहाँ जाके नौकर बनेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में क्षेत्रवाद भड़कने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रवाद कभी भी साधारण लोग करते ही नहीं। क्षेत्रवाद हमेशा कुछ लोग करते हैं जिन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है और बहुसंख्यक समाज को आर्थिक रूप से शोषित करना होता है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से है। अब मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने बैठा हूं कि एक एक उदाहरण देता रहूं, लेकिन जिन्हें इतिहास का ज्ञान होगा वो आज से नहीं, भारत के इतिहास को या विश्व के इतिहास के किसी भी कोने में उठाकर देख ले, और किसी भी विचारक का उठा ले बुक, तो वे देख लेंगे कि जो भी क्षेत्रवाद करता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर नस्लवाद करता है, उस सब का उद्देश्य केवल और केवल होता है आर्थिक शोषण करना। किसी भी प्रकार का एक वर्ग, वैसे कार्ल मार्क्स का बड़ा फेमस है, विश्व का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, वाक्य सही है, क्योंकि ये वर्ग संघर्ष, क्षेत्रवाद भी एक वर्ग क्रिएट करता है, शोषक और शोषित का। पूंजीवाद भी वर्ग क्रिएट करता है, पूंजीपति वाले और निर्धन लोगों का, धनवान और निर्धन का विभाजन करता है। तो ये किसी भी प्रकार की ये विभाजनकारी व्यवस्था जो होती है उसमें शोषित और शोषक संबंध होता है। तो शोषित और शोषक संबंध स्थापित करने का जो भी कार्य होता है वो क्षेत्रवाद में भी होता है। तो ये सब नकारात्मक विचारधाराएं हैं,
और उसका मेरे राजतंत्र में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ये भावना पनपी वो मेरा विरोधी हो गया। क्योंकि जो स्थापित सत्ता है वह कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी विघटनकारी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए। जैसे पूंजीवाद कभी नहीं चाहेगा कि लोकतंत्र समाप्त हो, पूंजीवाद कभी नहीं चाहेगा लोकतंत्र समाप्त हो, और पूंजीवाद कभी नहीं चाहेगा कि क्षेत्रवाद समाप्त हो। लेकिन पूंजीवादी शक्तियां जो हैं उस क्षेत्रवाद का विरोध अवश्य करेंगी जिस क्षेत्रवाद उसके अधीनस्थ क्षेत्र में आता है। जैसे पूंजीवादी शक्तियां, जैसे भारत का कोई पूंजीपति वर्ग जो स्थापित अभी है, वह नहीं चाहेगा कि लोकतंत्र में और छोटे छोटे क्षेत्र पैदा हो जाएं, क्योंकि आर्थिक विविधता, आर्थिक क्षति पहुंचेगी। लेकिन वो कैसे, वो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन जो स्थापित पूंजीपति नहीं है वह चाहेगा कि क्षेत्रवाद फैले, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ लोग हों जो राजनीतिक शक्ति अर्जित करके लोगों को मेरे हाथों बेच दें, यानी नीतियां निर्धारित करें। तो वो लोग आर्थिक सहयोग देंगे उन राजनीतिक शक्तियों को कि तुम सत्ता में आओ ताकि मुझे लाभ हो। और भारत की स्वतंत्रता के समय जैसे कुछ पूंजीपतियों का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि टाटा, जमशेदजी नसरवानी टाटा, घनश्याम दास बिरला, वो गांधी जी और नेहरू जी को सपोर्ट कर रहे थे, आर्थिक संसाधन दे रहे थे ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारी सत्ता स्थापित होगी। और इसी सत्ता में उस समय का उदाहरण, पुराना उदाहरण मैं बता रहा हूं इसलिए कि रामकृष्ण डालमिया ने जिन्ना को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, पूरा फाइनेंस वही देता था रामकृष्ण डालमिया, ताकि एक अलग देश बन जाए तो वहां पर मेरा वर्चस्व होगा। तो ये पूंजीवादी शक्तियां प्राचीन काल से करती है। वर्तमान का उदाहरण मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो वार्ता लंबी नहीं करनी है। तो मेरी वार्ता बहुत लंबी हो गई, कुछ उदाहरण ज्यादा इस बार मैं दिया हूं। तो मेरे पीछे मानचित्र को देख ले, मेरे राजतंत्र में किस प्रकार के डोमेन होंगे और किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मानचित्र में मैंने दिखा दिया है। और स्पष्ट रूप से मैंने जो पूरी व्याख्या की है बहुत छोटे छोटे शब्दों में और अलग अलग तोड़ के दिखाया है। और मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी बुद्धिमान लोग इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।